प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और उदार बनाने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने निर्णय में सिंगल ब्रांड रिटेल और निर्माण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में राहत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक 49% विदेशी निवेश को ही मंजूरी थी और सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी थी। कैबिनेट ने सरकारी मंजूरी के जरिए एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइंस को 49% तक हिस्सेदारी खरीदने के प्रावधान वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल कारोबार में सरलता आएगी बल्कि निवेश भी बढ़ेगा। सरकार इसे रोजगार पैदा करने वाले अवसरों के तौर पर देख रही है। मोदी सरकार जहां एफडीआई को विकास के एक बड़े अवसर के तौर पर देख रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर दोहरी नीतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी खुद की ही नीतियों पर कायम नहीं रहती है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार की एफडीआई नीति को आसान बनाने का दावा किया है। वर्तमान एफडीआई नीति के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल में 49% का निवेश स्वचालित मार्ग से और उससे अधिक का निवेश 100% तक सरकार की मंजूरी के बाद करने का प्रावधान था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कुछ साल पहले तक केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान वर्तमान पीएम और गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी एफडीआई के सबसे मुखर विरोधी थे। वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विदेशी निवेश का कड़ा विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। खास खबर में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे जो अभी आपने मजमून देखा खास खबर का। जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि एफडीआई पे मोहर लगा दिया सरकार ने और 100% एफडीआई को बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफडीआई जिसको लेकर के विकास के राह की बात की जा रही थी कि एफडीआई आएगी तो देश में रोजगार बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको उदार बनना होगा। यूपीए गवर्नमेंट के वक्त ये कदम उठाए जा रहे थे जब 49% से करने की कोशिश की जा रही थी तो देश में बवाल मचा था और भाजपा ने उस वक्त देश को बंद भी करवाया था। कहा गया था कि देश को बेचने की एक कवायद की जा रही है। हम यहाँ पे यही चर्चा करेंगे कि अब 100% एफडीआई लेकर के आके बीजेपी, चलिए यही समझ के माना जाना चाहिए कि देर से ही जब आप सत्ता के सिंहासन पे बैठते हैं तो चीजों से इंट्रोड्यूस होते हैं और पता लगता है कि विकास की राह का रास्ता शायद यही है। यही वजह हो सकती है कि मोदी सरकार ने अब सीधे 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। जिस रियल स्टेट की बात की जा रही थी, रिटेल की बात की जा रही थी कि रिटेल सेक्टर में अगर होगा तो हमारा खुदरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा, यहाँ के व्यापारी जाएंगे कहां। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उस वक्त बंद कराया गया था और बंद के दौरान तमाम नेता सड़कों पे थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए वो उस वक्त काफी उन्होंने निशाना यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर साधा था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा था। चलिए हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र धाकड़ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, सचिन जैन भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। सचिन, मैं सीधा आप ही से जानना चाहूंगा कि 100% एफडीआई कर दी गई है, यूपीए सरकार देश को बेच रही थी, आप लोग उदारवादी तरीके से देश का विकास कर रहे हैं, एफडीआई का एजेंडा सारा साफ है, 49% कर रहे थे, तो आप लोगों को खुशी कब होती जब यूपीए 100% करती? तब 49 पे इतना बवाल मचा था, तब तो वर्तमान सरकार ने 100% का राह खोल दिया। इसमें अंतर कैसे है? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014 में ही 100% का रास्ता खुल चुका था। हाँ? सिर्फ एक सरकारी अप्रूवल का उसमें एक प्रोविजन और था जो कि अभी डायरेक्ट रूट में उसको चेंज करके कर दिया गया है। अभी अगर अपन बात करें कि 2014 में जो परिस्थितियां थी भारत की और आज जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत ही क्या अंतर आ गया? अब तो सिर्फ एक मोदी सरकार आने से परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकार हमारा वैश्विक तरीके में अगर आप देखें तो आज हर जगह पे हमें विश्व का समर्थन हासिल है। आज हम पाकिस्तान और चाइना को अगर लेके देखें तो भी हमें हर जगह से पॉजिटिव मूवमेंट्स मिल रहे हैं। हर कोई हमारे समर्थन में आगे आ रहा है और विश्व हमें एक अच्छे उभरते हुए देश की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए, लेकिन 2014 में देश बर्बाद हो रहा था, हमारा खुदरा व्यापार बिल्कुल ये कहें कि बर्बाद हो जाता है, यहाँ का व्यापारी कहां जाएगा? ये तो 49% की बात हो रही थी, अब आप लोगों ने तो 100% कर दिया है, तो यहाँ का व्यापारी अब क्या पटाखे चला रहा है? नहीं सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि 2014 में ऑलरेडी 100% अलाउड कर दिया गया था, जैसा मैंने पहले भी बिल्कुल कर दिया ये तो चलिए, लेकिन आप लोगों ने उसका जमकर विरोध किया था। मैं सवाल मेरा वो है कि विरोध आप लोगों ने किया था, अगर आप कह रहे हैं कि यूपीए सरकार ने ही ये कर दिया है, हमने तो सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल दिया है,
तो आपके स्पोक्स पर्सन को ये बात बोलनी चाहिए कि जो विकास की राह हम देख रहे हैं यूपीए सरकार पहले ही खोल चुकी थी। ये तो मैं वही कहना चाहूंगा कि पहले भी यूसीबी जैसे ब्रांड है या बेनेटा जैसे ब्रांड है वो ऑलरेडी अपने यहाँ पे इंडिया में आ चुके थे, जो कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू आए थे। मोनिका कार्लो के एमडी ने खुद ने कल अपने एक बयान में लिखा था कि ये ब्रांड ऑलरेडी, क्योंकि सिंगल ब्रांड के ऊपर ही ये बात आ रही है, तो जो स्टोर बड़े स्टोर है और जो अपना खुद का ब्रांड इंडिया में बेचना चाहते हैं उनके लिए ये सर, ये मैं बिल्कुल बात सहमत हूं। मैं तो सारी बातों की, मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि उस वक्त स्वदेशी का आंदोलन, स्वदेशी की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि देश को आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया जाएगा, लेकिन आपकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है। आपने दो बातें कही हैं कि 2014 में ही रास्ता खुल गया था, यानी कि आप जिसको विकास की राह देख रहे हैं यूपीए सरकार ने उसे खोल दिया था और आप उसमें 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, या तो ये बताइए, या फिर वास्तव में अब समझ में आ रही है गवर्नमेंट के कि हम बाहर रहते हैं तो हमारे लिए एजेंडा कुछ और होता है, जब सत्ता में बैठते हैं तो चीजें सारी समझ में आ जाती हैं कि हाँ रास्ता विकास का तो यही है। तो यूपीए सरकार ने फिर क्या गुनाह कर रहा था उसके अंदर, जब इतना बवाल मचा, देश को 3-3 बार भारत बंद का सामना करना पड़ा? 2014 में मोदी जी अपने चुन के आए तो उनका प्राथमिक मुद्दा और सिर्फ देश का विकास करना था और विकसित देश के अंदर अपने भारत को शामिल करना उनका प्राथमिकता थी। इसके लिए उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण भी किया है और हर जगह जाके उनकी नीतियां भी समझी हैं। और जहां जहां के देशों ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की है, उन इन्वेस्टमेंट को फलीभूत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उदार कदम उठाने थे। नो डाउट ये उदार कदम है। मैं मानता हूं कि हाँ, अगर सरकारी अप्रूवल की अगर बात करें तो सरकारी अप्रूवल के थ्रू भी ये चीजें हो सकती थी, मगर डायरेक्ट एंट्री से जहां तक मुझे लगता है कुछ जैसी कंपनियां से आइकिया थी 2018 में, उन्होंने प्रपोजल आया है कि उनका आने का है और सरकारी सर मैं तो ये मैं जान ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं जब 100% आप उदारवादी, हम तो पहले दिन से भी कहते हैं ये बात है कि आप 100% ऑटोमेटिकली आप उस मोड पे जाएंगे कि आपको 49 के बाद अब सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे नजरिए से देखें तो लाल फीताशाही पे लगाम लगेगी। आप सीधे कह सकते हैं कि आप क्यों आए मेरे ऑफिस में, मुझे सरकार ने राइट दिया है, बिल्कुल ठीक है। आप ग्लोबलाइजेशन में आप अगर उदारवादी नहीं होगे, 1992 में ही हमारा ये एजेंडा साफ हो चुका था, जब हमने ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल सिस्टम को हमने स्वीकार कर लिया था, तो उसके बाद से ये रास्ता सही था। लेकिन जैसे ये यूपीए सरकार या कांग्रेस गवर्नमेंट में होती है, यही रास्ते वो अपनाती हैं तो स्वदेशी आंदोलन हावी होता है। बीजेपी को यह लगता है कि देश को गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन जब आप आते हैं तो सारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं और देश की जरूरत हो जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर चलिए, आप सवाल के बारे में विचार करिए, मैं जवाब लूंगा आपसे जरूर। लेकिन सुरेंद्र धाकड़ साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग जो कदम उठा रहे थे, बीजेपी ने और 2 कदम आगे बढ़ाए उसमें। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा को अपने पुराने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अभी सचिन जी कह रहे थे कि हम मोदी जी का जो लक्ष्य है कि देश को विकसित राज्य बनाए, विकसित देश बनाए, तो क्या 2014 से पहले नहीं था? क्या वो 2014 से पहले देश को पिछड़ा बनाना चाहते थे? जी, आपने जिन जिन चीजों का विपक्ष में रहते पुरजोर तरीके से विरोध किया था, आज आप उन्हीं को आगे ले रहे हैं। आपने जीएसटी का विरोध किया था, मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरे रहते हुए जीएसटी कभी लागू नहीं होगा, आप जीएसटी लेके आए। आधार के लिए आपने कहा था कि यदि आधार लगा तो जो है देश पाकिस्तान के हाथ बिक जाएगा, आप आधार को हर जगह आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एफडीआई के लिए आपने जो है भारत बंद किया। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था कि जो है देश की जनता को और देश को आर्थिक गुलाम बना दिया है, देश की पूरी इकोनॉमी को वाशिंगटन के जो है गिरवी रख दिया है। इन सब चीजों के लिए आपको देश से, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और उनको ये तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि यूपीए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो एकदम सही थी और जो आज आपके पास में कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है, केवल आप यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ कोसने का काम करना होता है तो कोस लेते हैं, नहीं तो काम वही करेंगे। दूसरी चीज, आप एफडीआई की बात करते हैं। आपने कहा जी देश का उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे, रिटेल सेक्टर पे ताले लग जाएंगे, 49% में ताला लग जाएगा, युवा बेरोजगार हो जाएगा, उद्योग धंधे खत्म हो जाएंगे। 100% में वो कैसे होगा? आपने कहा कि जो है रोजगार बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं
कि जो है FDI 100% वो भी ऑटोमेटिक रूप से आप लेके आ रहे हैं, तो देश के अंदर रोजगार नहीं बेरोजगारी का जो इतना आलम बढ़ जाएगा आप सोच नहीं सकते। मैं कारण कैसे होगा कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूं, बताइए। उसका कारण क्या है कि जितने भी ये रिटेल में FDI लेके आएंगे सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेके आएंगे। यहां पर इनको रोजगार के लोगों को ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, और जितने थोड़े बहुत रोजगार के अवसर मिलेंगे उसके कम से कम 1000-10,000 गुने जो है आपके लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? तो ये है कि 100% रिटेल में FDI दे करके जो है मोदी सरकार ने ये तो जो है साबित कर दिया कि उनको देश की जनता और देश की इकोनॉमी से कोई लेना। चलिए, हमारे बीच जय सिंह जी कोठारी साहब हैं, जाने माने आर्थिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। कोठारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि FDI 100%, कि पहले तो यही जानना चाहूंगा कि इससे देश के विकास की बात कही जा रही है। 2018 में 7 पॉइंट कुछ विकास दर का आंकलन 7.3 की उम्मीद करके चल रहे हैं कि FDI के खोलने से ये होगा। देखिए, अब इसके खोलने से वो होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हमारा इकोनॉमिक जो रिफॉर्म का एजेंडा है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने GST देखा, तो GST क्या करता है, आप GST की एक मूल भावना ये होता है कि कौन से कंट्री में सबसे महंगा चीज क्या बेची जा सकती है और वहां से सबसे सस्ती क्या मिलती है, उन दोनों का वो निर्णय करके बताता है। तो अब GST के बाद में जैसे जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो इस चीज का जवाब दे देगी कि इस कंट्री में क्या बेचा जा सकता है, क्या खरीदा जाए। तो जो FDI का जो उन्होंने किया है वो हमारे पार्ट ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको ऐसे माने आप, उसको करने के लिए वो जरूरी था। आगे अब इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा ये तो मार्केट इकोनॉमी है, बाजार तय करेगा। या डिमांड है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। एक सबसे जो इसमें मोटा प्रश्न ये है कि जो 30% मटेरियल की जो लोकल सोर्सिंग की जो कंडीशन थी वो सरकार ने हटाई है कि 5 साल के लिए वो जो भी ब्रांड आएगा उसके लिए वो लागू नहीं होगी। हाँ। वो एक नेगेटिव मार्किंग है कि हमारे यहाँ का कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज जो ब्रांड है वो उसको लेने की लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है। अगर सस्ता मिलता है तो ले लेगा, वो बात अलग है, लेकिन लीगली लेने की बाइंडिंग नहीं है। वो एक नेगेटिव मार्किंग है। बाकी तो रिटेल सेक्टर में मेरे ख्याल से जब वो FDI आएगा, नए ब्रांड खुलेंगे, तो लोकल जो रिटेल सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको एक नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोकल जो ब्रांड है उनके सामने चुनौती आएगी निश्चित रूप से कि मार्केट इकोनॉमी है, परफॉर्म और पेरिश वाला जमाना है। कईयों को हम परफॉर्म होते भी देख रहे हैं, वो है। तो अब आपकी रिटेलिंग में भी ये चीज आगे बढ़ेगी। यह एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा जी। मेक इन इंडिया जो मोदी साहब का सबसे बड़े जो विजन्स हैं उनमें से एक है। जब अपने प्रोडक्ट को अगर वो वहां से भी बना करके लेके आ सकते हैं, बाध्यता नहीं होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा जो स्टोर लेके आ रहा है या जो FDI कर रहा है जी। तो लगता है आपको कि जो हम सोच के चल रहे हैं कि मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया से हमारे ये सपने पूरे होंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रेवेन्यू उसमें इजाफा होगा, तो वो कैसे पूरा होगा फिर? नहीं, इसमें देखिए दुनिया में क्या है कि अभी हमारा जो लेबर है वो दुनिया की चीप लेबर की कैटेगरी में नहीं है। कई कंट्री जैसे हैं जो हमारे यहाँ से भी चीप लेबर है, तो वो जो भी आउटसोर्स करेगा, जो करेगा उन कंट्री से करेगा जो हमसे चीप है। अगर हमारे यहाँ होगा तो हमारे यहाँ पे भी जैसे अब ये लेबर की प्रॉब्लम है, रोजगार नहीं है, तो वो चीप लेबर की कैटेगरी में हम ट्रांसफर होते जाएंगे तो हमारे यहाँ से भी आउटसोर्स कर लेंगे। तो ये प्योरली इसमें तो बिजनेस का गेम है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती और आप और मैं भी कुछ नहीं कर सकते। जहां उसको 2 पैसे का फायदा होगा वहां से आउटसोर्स करेगा। ये स्थिति आने वाले समय में रहेगी। और उसी के लेकिन ये एक रिटेल सेक्टर में जो युवा हैं, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियां, उनको जरूर एक रोजगार के अवसर सृजित होंगे और वो अच्छी खासी संख्या में मेरे ख्याल से रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, ये बात मानी जानी चाहिए। और बेशक इसमें पॉलिटिकल माइलेज वो प्रोडक्ट वहां से लेके आ सकते हैं, लेकिन उस जो सप्लाइंग का जो स्टाफ है, जो उसके स्टोर से जो लोग रहेंगे, सर्विस देंगे, लोग तो लोकल, क्योंकि अगर वो अपने यहाँ से लेके आएंगे तो हो सकता है उनको बहुत महंगा पड़ता है। वो वाइबल नहीं, इंडिया में तो रोजगार का सृजन होना ही है। वो रोजगार, लेकिन जो दुकानें बंद हो जाएंगी, जो इम्पैक्ट आएगा तो वहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। चलिए सचिन जी, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तो पहले से भी दिखता था और बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक जो हैं उन्होंने लिखा भी था कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, उदारीकरण जब कहीं पे भी होता है तो आप उसमें
उदारवादी आपको बनना ही होगा, आप रोक नहीं सकते। एफडीआई का जब विरोध बीजेपी कर रही थी तब भी कहा गया था कि स्वदेशी आंदोलन, ये सारी चीजें अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक कहना या एक पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से आप इंप्लीमेंट कर सके संभव नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट हो चुका है और ग्राहक को भी जहां से जो सस्ती चीज मिलेगी वो वहां से लेगा। आपके स्वदेशी है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी जेब पे स्वदेशी या विदेशी का फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी पॉकेट से उसको मतलब है। और यही इसके उदारवादी जो हमारी एक नीति है उसका एक कटु सत्य है कि आप अपने देश से, और ये राष्ट्र प्रेम की एक भावना नहीं हो सकती साहब, जो स्वदेशी नहीं अपना रहे हो राष्ट्र प्रेम नहीं है। मैं इसको भी खारिज करता हूं, क्योंकि आप स्टोर से पास में हमारे एक एलन सोली का स्टोर होगा, उसके पास ही कोई दूसरा कोई एक विदेशी और स्टोर होगा। अगर उसको लग रहा है कि मोंटे कार्लो मुझे सस्ता मिल रहा है, सेम कपड़ा है, तो मैं वो लूंगा, क्यों एलन सोली का लूंगा? एलन सोली सस्ता मिल रहा है तो दूसरा एरो क्यों लूंगा? ये सारी चीजें चलेंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कहें कि नहीं, क्योंकि तोड़ फोड़ बहुत सारी चीजें इस देश में सही है, केवल स्वदेशी जागरण के नाम पे कि आप विदेशी निवेश बढ़ा करके इस देश को आर्थिक गुलाम बना देंगे। उन तमाम पॉलिसीज का क्या होगा? जो हम लेकर के चल रहे थे, एजेंडा जो बीजेपी का था, स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस का एक पैरेलल काम भी कर रहा है, इनका क्या होगा? अभी भी है वो कहीं स्टैंड करेगा कि बिल्कुल स्वदेशी अपनाइए, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाइए? बिल्कुल, मैं इस मामले में योगेंद्र जी बिल्कुल कहूंगा कि वो बिल्कुल स्टैंड करेगा, क्योंकि ये आपके यहाँ के नागरिक कब करेगा? जब आप लोग अपोजिशन में होंगे। हाँ सर, आप नहीं, अभी भी कहूंगा कि अगर आप योगेंद्र जी चाहेंगे कि मुझे तो भारत में निर्मित कपड़ा ही चाहिए, तो भारत में निर्मित कपड़ा ही खरीदेंगे, चाहे वो किसी रेट पे मिले, कैसे भी मिले। हम तो इन्वेस्टर को यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि हम आपको गारंटी दे रहे कि आपकी इतनी सेल हो जाएगी। जिसको विदेश से खरीदना है कपड़ा या विदेशी माल खरीदना है, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? वो मानसिकता, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ महोदय ने भी कहा, विशेषज्ञ ने तो बहुत पहले कह दिया था, जब आप भारत बंद कर रहे थे, यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, तब भी जयसिंह जी कोठारी ने लिख दिया था कि भविष्य उदारवादी जब 1992 में आपने अपना लिया है, कोई इन रास्तों को बंद कर ही नहीं सकता। अगर आपको विकास करना है तो ये चश्मे तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। ये तो महज एक पॉलिटिकल आप लोगों का जो एजेंडा, मैं बात सिर्फ उसकी कर रहा हूं। कोठारी साहब ने तो आज से 7 साल पहले भी ये बात कह दी थी कि अगर उदारीकरण में हम आ रहे हैं, इससे अडॉप्ट कर रहे हैं हम, तो ये सारे रास्ते तो आपको अपनाने पड़ेंगे। इसमें फिर आप भूल जाइए कि स्वदेशी क्या करेगा और विदेशी क्या करेगा। चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमको क्या करना है, तो वो कोई बात नहीं करता। जो एक सबसे दुख वाली बात है, केवल बंद हो जाएंगे वो, हम भी तो यूनाइट होके हम भी उस चुनौती का सामना कर सकते हैं, हम भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। वो भी तो वहां पे भी तो आदमी काम करते हैं, हमारे यहाँ आदमी काम करता है, उसकी बात कोई नहीं करता। वो सवाल देखिए, चलो स्वदेशी जागरण मंच क्या करेगा? जयसिंह जी का जो अभी आपने क्लू हुआ, वो सिर्फ ये है कि वहां के हम जाते हैं, मोदी साहब ने पूरा देश दुनिया घूमा है, सारे काम किए होंगे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। जो अभी क्लू दिया इन्होंने कि ऐसा क्या हो गया कि हम नहीं कर सकते? हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको कोई रिबेट नहीं देते हैं, आप उनके लिए वो सब चीजें नहीं करते हैं जो सुविधाएं हम फॉरनर्स के लिए पलक पावड़े बिछा करके रखते हैं। आप देखिए कि चाइना में क्या बेनिफिट्स हैं, जर्मनी में क्या बेनिफिट्स हैं, यूएस में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हम उनकी एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि वहां पे वास्तव में प्रोडक्ट जब हिंदुस्तान में ला करके इतने में सस्ते पे बेच रहा है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? कॉस्ट तब बढ़ती है जब सरकारी डंडा उस पर घूमता है, जब वो उस चरखे को घुमाते रहते हैं। उस सरकारी डंडे को ही तो नियंत्रण से हटाया गया है। कहां से हटा? अभी जो 100% जो एफडीआई वाली कहानी है सर, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि लाल फीता पहले से हटेगी, कोई पहले से सिस्टम चले, लेकिन किसे नहीं करेगा? सचिन जी वो डिस्टर्ब किसे नहीं करेगा? वो केवल को नहीं करेगा। कोठारी साहब का ये कहना है कि हमारी एक्सरसाइज तो करिए कि हमारे यहाँ पे इतनी लेबर है, हमारे इतना प्रोडक्ट है, हम उसे सस्ता क्यों? हमने सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अपना मोटो अपना रखा, उसके बाद में उसके लेते हुए हमने नोटबंदी की। नोटबंदी करके जो हमारा 1 नंबर का ट्रांजेक्शन होना था, या हमारा जो फंड है वो जो कैश में एक जगह स्टोर था, उसकी जगह उसको मेन रूट में लेके आए, उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू लेके आए और उनको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दिए गए। उसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमने जीएसटी उठाया। जीएसटी की बात कर रहे हैं तो पहले जब जीएसटी था तब एकदम सिनेरियो दूसरा था। नोटबंदी के बाद में जब जीएसटी आया है तो आज के डेट में आप खुद भी जानते हैं कि हम कई लोग हैं जो कि अब बिलिंग के ऊपर 100% डील करते हैं।
जो पहले कालाबाजारी या चोर बाजारी हो रही थी वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और धीरे धीरे जैसे ई वे बिल आ जाएगा उसके बाद में मुझे लगता है कि जो 17 एक्टों में डंडा था, जो लाल फीताशाही थी, या जो अपन बात करें कि यहाँ लोगों के अंदर डर था हमारी व्यवस्था को लेके या सरकारी तंत्र को लेके, वो डर कम हो चुका है। जीएसटी और नोटबंदी का एजेंडा नहीं आज का, हमारा जो एजेंडा है वो ये है जब सब चीजें होती जा रही है सरकार का डंडा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लाल फीताशाही बढ़ रही है, इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है। आपको ये बता देता हूं, ब्यूरोक्रेसी हमारी ब्यूरोक्रेसी आपके काबू में नहीं है। एक बार कोठारी साहब क्या कह रहे हैं, अगर आप हो सके तो आपकी सरकार आपके सीनियर लीडर्स को जरूर बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। अब ये तो जब कानून बना दिया 100% आएगा तो उसमें वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। उसमें भी वो बेनिफिट भी उस इन्वेस्टर को मिलेगा जिसका कहीं डाल देंगे। मैं कुछ कहने जाऊं कि मेरे को आप ये दे दीजिए, ये रिलैक्सेशन कर दीजिए, मैं ये काम करना चाहता हूं, आपसे कोई पैसा भी नहीं मांगता, उसके लिए कहेंगे नहीं हमारे कानून में ये नहीं है। आप उन जो हमारे बाबा आदम के जमाने के 50 साल पहले के कानूनों को भी आज हम उसी को रट लगाए हुए हैं। सर जो 17 कानून खत्म करके हमने 17 कानून खत्म करके एक देश एक करके कानून को लेके आए हैं। व्यवस्था की बात है। हाँ, कुछ साल पहले ये कानून का विरोध करते थे जिसको आज आप बधाई देते हो। आज क्या हो गया? कानून और आज के कानून में बहुत बड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपके विरोध का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। चश्मा बदल गया, सत्ता बदल गई, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हो? अगर वो कानून सही होता है आप विरोध कर रहे हैं। यदि कांग्रेस सहयोग नहीं करती तो बिल पास नहीं होता। साहब देखिए, जीएसटी पे मत जाइए, हम केवल अभी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम एफडीआई को लेकर, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं सिर्फ एफडीआई में सचिन जी आपसे इतना सा जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं, आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि जब 2012-13 के दरमियान आप लोगों ने भारत बंद किया था, उसके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि अब सत्ता में आने के बाद में सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ बिल्कुल रास्ता तो यूपीए का जो था वो ही हमारा है? सर उस समय जो भारत की परिस्थिति थी और आज की भारत की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। ये कि मनमोहन सिंह के नरेंद्र मोदी हो गए, सर हमारा नहीं पॉलिटिकल फर्क नहीं। आप मनमोहन सिंह जी की जो नीतियां थी उनके बारे में 10 साल पहले की नीति और 10 साल के अंदर जो नीतियां हुई वो खाली एक पपेट की तरह काम करते ही सारी दुनिया कहती आई है। आप कह रहे हो कैसे? एक बात बस ये बात है, मुझे वो भी बता दीजिए, पपेट की तरह क्या सोनिया गांधी कह रही थी वैसे काम कर रहे थे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, एफडीआई की आप बात करिए, एफडीआई की बात अगर अपन बात करें तो एफडीआई में क्या हो गया? आप एक बिल्कुल खुले शेर की तरह हो गए, मोदी जी तो कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, खुले शेर की तरह कहाँ हो गए सर? शाओमी यूनिक्लो 2015 से उन्होंने अप्रूवल के लिए डाल रखा था, मगर हमारे जो ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में सब चीजें डिले होती जा रही थी। एचएंडएम हमारे यहाँ 2015 में आने के लिए तैयार था, वो अभी तक नहीं आ पाया है। तो अब धीरे धीरे वो सब नहीं आ पाया साहब। ब्यूरोक्रेसी आपकी है, ब्यूरोक्रेसी आप करते थे, सर जीएसटी लेके आए, चीज आपका करना है सर। ब्यूरोक्रेसी देश को गुमराह किया, देश में तो ब्यूरोक्रेसी बंद किया। बीजेपी है ना थी ना रहेगी। माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। सर राजनीति और 2012 के एविडेंस के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो राह आपको पहले खुलनी थी उसका आपने देश के विकास को इतने टाइम तक रोके रखा, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। सर 2000 चलिए माफी आप मांगे। योगेंद्र जी बात यह है कि हमने कैपिटलिज्म सिस्टम को तो अडॉप्ट कर लिया, और वो भी लोकल नहीं ग्लोबल कैपिटलिज्म। लेकिन हम हमारे यहाँ कैपिटल उसके लड़ने के लिए हमारे यहाँ पे कैपिटलिस्ट तैयार करने के लिए हमारी कोई नीति नहीं है। बाहर वाला आ जाए वो सब ले जाए वो हमको मंजूर है, लेकिन हम उसकी चुनौती का सामना करने के लिए हम लोकल हमारे जो हमारा ये आर्सेलर को खरीदता है तो सर हम बधाई देते हैं। मित्तल जब आर्सेलर को बाहर जाके खरीदता है तो उसे बधाई देते हैं ना। और ये इनमें उलझे हुए और मित्तल साहब चाहे तो इंडिया की कंपनियों को भी खरीद सकते हैं, उनको ये सुविधा तो है ही। वो ये जरूरी नहीं कि एफडीआई उन कंपनियों को खरीदेगी। सर आप बात को आप कहाँ लेकर के जा रहे हैं? बात ये केवल आप मुझे बात कही है कि राई का पहाड़ बीजेपी बहुत अच्छे से बनाना जानती है, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अभी हम देख रहे हैं एफडीआई को लागू करने के बाद में, जयसिंह जी कोठारी साहब ने कहा कि आपको बिल्कुल, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तो करना ही था, ना यूपीए रोक सकती थी ना आप रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। तब रोक सकता है कि जब अपनी नीतियों को वास्तव में आप अक्सर से चालू करें, लागू करें। आप यहाँ के डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके यहाँ के जो व्यापारी है, वो क्या सुविधा चाहिए उसको सरकार उसको देखे। लेकिन हम फॉरेनर्स के लिए तो ये मान के चलते हैं कि हम पलक पावड़े बिछा करके रखते हैं। फॉरेन से जो व्यापारी आ रहा है सिर्फ ये माना जाता है कि वो इन्वेस्टर है
और वही काम कर सकता है, बाकी यहां नहीं हो सकते। आज भी इतने हर्डल्स आप उनको दूर करिए ना। आप कह रहे हैं कि हमने 15 कानून उठा दिए, जीएसटी लागू कर दिया, अभी कोई स्मूथली नहीं हुआ है। आप सोच रहे हैं कि इससे देखना बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। आपके इन्वेस्टर से आप मीट करते हैं, बजट के वक्त बुलाते हैं, उनका कोई एप्लीकेशन नहीं हो। हम उस बजट के बाद में जब डिबेट चैनल्स पे देखते हैं, हम देखते हैं और कहते हैं कि हमने बताया कुछ और था, लेकिन मनमर्जी अपने तरीके से ब्यूरोक्रेसी करती है। जो आप कह रहे हैं कि पेपेट की तरह बात कर रहे हैं, पेपेट तो इस देश का हर प्रधानमंत्री है जो ब्यूरोक्रेसी रिमोट से चला रही हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे इससे पहले क्यों। आप इस बात को अंदर से जहन में देख करके बात करने की कोशिश करिए और उसके बाद में आप देखिए, बिल्कुल पेपेट तो सारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है उस तरह से काम होते हैं। प्री टॉक्स होती हैं बजट की, जयसिंह जी कई बार गए होंगे, हमारे पास में इतने सारे लोग आते हैं, मुख्यमंत्री से बात होते हैं, बड़े जो व्यापारी हैं उनसे जब बात करते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, उनके व्यूज पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम बजट से पहले गए थे चर्चा करने के लिए, वहां कहा कुछ और गया था, बात कुछ और होती है, उसके बाद में कुछ नहीं होता। वो वर्षों से बजट वही बनता है जो ब्यूरोक्रेसी सेट सिस्टम रखती है और आप उस पर ठप्पा लगाते हैं, बोला जाता है। ये क्या है? फ्रीडम है ये। वही कह रहा हूं कि सब ब्यूरोक्रेसी ने जो कहा, अपन बात करें कि बजट के अंदर पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा परिवर्तन भी आया है और हर बार सरकार की वाहवाही। सर मैं तो वाहवाही हर सरकार की वाहवाही है। सरकार व्यापारियों की बात कर रहा हूं सर। व्यापारी आप बता दीजिए, इन व्यापारियों ने ये लागू कराने के लिए अपने व्यूज दिए थे कि 10 व्यापारी आप बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल इनके हमने जो विचार सुने थे वो लागू करवाए थे। वही कह रहा हूं, स्टेट में बता दीजिए, बता दीजिए। पीएसी मीटिंग के बाद में बजट पे मैं भी आया था यहाँ पे आपके पास, आपने बुलाया था मुझे, तब भी वहां पे व्यापार संघ से 2 प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी आपके सामने बजट नहीं, बाबूलाल गुप्ता बैठे थे, उन्होंने मना किया के पूछा, हमसे कुछ गया था। सीताराम अग्रवाल बैठे हुए थे, हम भी जाकर के आए थे, लेकिन सामने कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि आप व्यापारियों ने तारीफ की थी, व्यापारियों की तो मजबूरी है, वो तो तालियां बजानी होगी, वेलकम भी करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए जाते हैं, हम आपका आभार जताते हैं। अंदर से पूछे उस व्यापारी से, किसी ने सोचा है कभी? मित्तल जैन साहब, ये बात होती है, हम चाहे कि देखे बातें कुछ भी करें, अभी भी इसमें कोई संदेह नहीं है। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइए, बहुत अच्छी बात है, आप रोक भी नहीं सकते इसको, हम नहीं रोक सकते, कोई कंट्री नहीं रोक सकता, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में आपको ये मार्केट ओपन है, इसमें तो किसी को भी होना पड़ेगा और चॉइस पे है इस वक्त आपको किस तरह का सामान खरीदना है, क्या करना है। हम इसको अगर हम पीछे हटेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे। यहां सिर्फ इतना सा है कि आप ये पहचानने की तो कोशिश करिए कि हमारे ऐसा क्या है कि हम नहीं कर सकते जो फॉरनर आके यहां कर रहे हैं। विचार इस पे करने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल जयसिंह जी से है मेरा, कोठारी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि चलिए ये तो सब चीजें आएंगी, देश के सामने अब स्थिति क्या आ सकती है? नहीं, स्थिति देखो, ये जो नेक्स्ट अभी दौर है अपना 5-7 साल का, वो जॉबलेस ग्रोथ का है। ये जितने जीएसटी वीएसटी, ये जो आपका जीडीपी की जो 7.3% फिगर, ये कुछ भी कह लीजिए, ये सब आंकड़ा ये है कि हमारी 2 नंबर की इकोनॉमी जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन से 1 नंबर में कन्वर्ट हो गई। उसका सम अप करके हमने, वर्ल्ड बैंक ने 7.3% कर दिया, और हो सकता है वो हासिल भी हो जाए, उसमें कोई नहीं। लेकिन ये है कि नया कुछ नहीं हो रहा है, न कोई नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, न कोई नया मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा है, न कोई रोजगार का काम हो रहा है। तो इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और ये भी जिस कंट्री में जब चलती है, टेक्नोलॉजी सब में भरमार आ रही है, टेक्नोलॉजी आदमी को आउट कर रही है, तो ये एक नया समीकरण बना है जो 5-7 साल में, 10 साल में हमको ये कह लीजिए कि रोजगार नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। वो सबसे एक चिंता का विषय है। बिल्कुल। और हर साल में 1 करोड़ लोग जो युवा हैं वो तैयार होते आ रहे हैं, बिल्कुल उसे फौज से जुड़ते हैं, जिनको रोजगार चाहिए, उसका जवाब किसी के पास में भी नहीं है। चले तो एफडीआई आना ही था। लास्ट में मैं माफी चाहूंगा धाकर साहब, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि सचिन जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए जो पपेट शब्द का इस्तेमाल किया है उसके लिए माफी मांगे, क्योंकि बीजेपी का चरित्र है। मनमोहन सिंह जी को कभी देहाती औरत, कभी पपेट, हमेशा उनके माफी चाहूंगा। देखिए माफी मोदी साहब हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार के वक्त की बात हो, एफडीआई आना ही था, इसको कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि सिनेरियो हमारे यहाँ तय है। पॉलिसीज जो मेकर्स हैं वर्षों से सरकार में स्थायी रूप से होते हैं, वो सरकारों को वही एजेंडा बताते हैं कि हमें ये करना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उनकी अपनी एक सोच होती है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बेशक बंद करने के, भारत बंद करने का एजेंडा, स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र प्रेम बनाओ, ये सारी चीजें एक मैजिक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि अब ओपन इकोनॉमी में आपको ये सारे काम करने होंगे, जो मुझे लगता है कि कोई नई बात नहीं है। मोदी साहब होते चाहे चाहे मनमोहन साहब होते, कोई भी होते, ये सब करना ही होता। लेकिन बस ये कह सकते हैं कि उस वक्त बीजेपी ने जमकर इस बात को विरोध करके कहा गया था कि बिल्कुल देश गुलाम हो जाएगा, आर्थिक गुलाम हो जाएगा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग भुगत चुके हैं। लेकिन अब वो सब चीजें शायद हो सकता है कि अब बैठने के बाद में सारी चीजें समझ में आ रही हैं। विश्लेषकों ने उस वक्त भी कह दिया था
इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी 100% एफडीआई लेकर आएंगे, जो आज मुझे लग रहा है होता भी दिखाई दे रहा है। खैर चलिए, देश की उन्नति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, वो एफडीआई के जरिए हो, चाहे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मजबूत करके लाएं। ये देश की अब जरूरत है और आने वाले वक्त की चुनौती भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।